विदेशों में जाकर जो गांधी भक्ति का ढोंग करने वाला प्रधानमंत्री है वो चुप्पी साधे बैठे हैं, उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, उनकी जो डबल इंजन सरकार कही जाती है राज्य में, बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इससे पता चलता है कि ऑफिशियली भिड़े जैसे लोगों को कितना समर्थन दिया जा रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है वायलेंस को, हेट को। मणिपुर देखिए, अब मेवात देखिए, ये घृणा की प्रक्रियाएं जो वारदातें होती जा रही है उसे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये हेट कैंपेन जो चलाया है उसने हमारे समाज को कितना सैबोटाज कर दिया है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम और ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि देश के बापू समझे जाने वाले, फादर ऑफ नेशन समझे जाने वाले वो शख्स जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी हर किस्म की कोशिश लगाई और उसके नतीजे में देश आज़ाद हुआ, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक तरह से इस नई सरकार के दौर में अलग किस्म की इमेज पेश करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस इस वक्त बहुत ही ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में है, हड़बड़ाई हुई है, ऐसे वक्त में एक राइट विंग लीडर, उन्हीं के नजरिए वाले मनोहर उर्फ संभाजी भिडे, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि महात्मा गांधी के असल बाप जो थे एक मुसलमान थे जो उनके लैंडलॉर्ड थे। ये एक अजीब सी बात कही जा रही है। अब तक के इतिहास में ये बातें नहीं कही जाती थी, अब इस तरह से कहा जा रहा है। नेहरू, गांधी और उस वक्त जो मुल्क को आजाद कराने वाले लोग थे, शायद सभी में कमियां तलाश की जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं महात्मा गांधी के पड़पोते, ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी साहब। अब से पहले भी हमारे चैनल पर वो कुछ इश्यूज पर बात कर चुके हैं। इस वक्त वो अमेरिका में हैं। हमने उनसे राब्ता किया, कोशिश की कि वो हमसे बात करने के लिए वक्त निकालें। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी हमारे लिए वक्त निकाला है। तुषार गांधी साहब, पहला रिएक्शन क्या है आपका? ये जो इल्जाम लगाया गया, इसके कोई सबूत भी पेश नहीं किए गए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। ये सिलसिला बहुत वक्त से चल रहा है। मैं कहूँ तो इसको बापू के जीवन काल में ही शुरू किया था और उनकी हत्या करवाने के बाद जो हत्यारी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली ये चलाया और उसको ऑर्केस्ट्रेट किया। ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई इक्का दुक्का वाक़या नहीं है। ये कोई जिसे अंग्रेजी में लूज कैनन कहते हैं, वैसे इंसान नहीं है जो ये आके अपनी मन की बातें या मनगढ़ंत बातें कह जाते हैं। ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये एक टूल किट बनाई गई है और ये चुनिंदा किरदारों को दिया गया है। उनको टाइमलाइन दी गई है, उनके क्यूज दिए गए हैं और उनको ये कहा गया है कि आपने ये अदाकारी करनी है, ये बातें करनी है। और इसीलिए ये सिलसिला आप देखेंगे तो चलता आ रहा है। ये इन चीज़ों से अब एक आदत सी हो गई है। हर रोज जब मैं उठता हूं तो सोचता हूं कि आज कौन सा नया इल्जाम, कौन सा नया झूठ बापू के बारे में लोगों में प्रचलित किया जाएगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आने के बाद ये सिलसिला और ज्यादा कार्यरत हुआ है, उसको गति मिली है और उसके समर्थक की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। उनके लिए ये घृणा का प्रचार बहुत आसान हो गया है। अभी ये जब बात सुनी तब दुख हुआ, क्योंकि अब
ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो बापू को टारगेट करने के बजाय उनके माँ बाप तक पहुंच गए हैं। और ये जो फितरत हुई है उनकी, उससे जरा तकलीफ होती है, क्योंकि ये निर्लज्जता की सीमा और शिष्टाचार सभ्यता की सीमा पार कर चुके हैं। आपको किसी व्यक्ति के साथ पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, उनके साथ घृणा, उन पर घृणा भी हो सकती है, पर उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए। ये सारी मर्यादाओं को तोड़ के, सभ्यता की सारी सीमाओं को तोड़कर एक हीन स्तर तक इस कैंपेन को ले गया है। और जो सन्नाटा है इसके पीछे, विदेशों में जाकर जो गांधी भक्ति का ढोंग करने वाला प्रधानमंत्री है वो चुप्पी साधे बैठे हैं, उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, उनकी जो डबल इंजन सरकार कही जाती है राज्य में, बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इससे पता चलता है कि ऑफिशियली भिड़े जैसे लोगों को कितना समर्थन दिया जा रहा है। तो ये अब से पहले हमने इसी सरकार में प्रज्ञा सिंह को कहते हुए, नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हुए हमने देखा है। हमने बीजेपी के की एक नेता को आगरा में उनके पुतले पर गोली चलाते हुए देखा है। और मोदी जी ये कहते हैं कि मैं उसने माफ नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर अपने यहाँ कोई अहम ओहदा दे देते हैं प्रज्ञा सिंह को। तो अब इसमें ऐसे वक्त में जबकि देश का सियासी माहौल ऐसा नजर आ रहा है कर्नाटक हारने के बाद कि अब विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और वो 2024 में बीजेपी सरकार को हराने की हालत में तकरीबन पहुंचने जैसी सिचुएशन लग रही है। ऐसे वक्त में ये जो कैंपेन है, इसका और क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं? और ऐसे में जो गांधी जी पर भरोसा करते हैं, उनके नजरिए को मानते हैं, चलते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर, उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, ये आपने समझना होगा कि गांधी की बदनामी और गांधी के लिए झूठ का प्रचार करना, ये इनकी स्ट्रेटजी का सिर्फ एक पहलू है। आप देख रहे हैं कर्नाटक के बाद जो मणिपुर में किया जा रहा है, जो घृणा की कार्रवाई, कृत्य हम हर रोज सुनते आ रहे हैं। अभी जयपुर से आने वाली ट्रेन में जो हत्याकांड करवाया गया, और ये आपने समझना है ये करवाया गया है, ये लोगों को ब्रेन वॉश करके उनकी मानसिकता का, कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे ये कृत्य करवाने के लिए उनको सुसज्ज किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। चिंता का विषय ये नहीं है कि कोई इक्का दुक्का आके ऐसी कार्रवाई कर जाता है। चिंता का विषय ये है कि इतना घिनौना कृत्य एक ट्रेन में हो रहा है कि चुन चुन के लोगों को मार रहा है एक शख्स, और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं वहां, खून बह रहा है, उनके पैरों तक खून पहुंच गया है, कोई हड़बड़ा के दौड़ के भागता नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं, कोई लोगों के मुंह पर हंसी दिखाई दे रही है। ये जो हमारी समाज में जो एक मानसिकता आ गई है, इसकी चिंता होनी चाहिए। और ये उनका मकसद है, संघ का मकसद ये है कि समाज ऐसा बनाओ जो हिटलर ने किया था। जूस को, यहूदियों को मारने के पहले उनके उनको दंडित करने की प्रक्रिया को समर्थन प्राप्त हो जर्मन प्रजा से, उसके लिए जो उसने एक साइकोलॉजिकल चाल चली थी, वही संघ आज कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है वायलेंस को, हेट को। मणिपुर देखिए, अब मेवात देखिए, ये घृणा की प्रक्रियाएं जो वारदातें होती जा रही है उसे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये हेट कैंपेन जो चलाया है उसने हमारे समाज को कितना सैबोटाज कर दिया है, उसकी चिंता हमें होनी चाहिए। क्योंकि 2024 में एक बार हम मोदी सरकार को हरा भी दे, बीजेपी को हरा भी दे,
लेकिन समाज में फैला हुआ ये जो जहर है, उसका परिणाम कई दशकों तक हमें भुगतना पड़ेगा। चिंता ये होनी चाहिए कि अभी जो हम भुगत रहे हैं उससे भी क्या ज्यादा भयानक परिस्थिति हमारे सामने आएगी या नहीं, आ सकती है, और अब लग रहा है कि वो आएगी। अच्छा, कर्नाटक इलेक्शन से पहले तक एक बात कही जाती थी सेकुलर हलकों में भी कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अब भी कई ऐसे मौके होते हैं जहां मुसलमान या दलित कोई भी टारगेट होता है, लेकिन ये अपोजिशन पार्टियां कंपैरेटिवली खामोश रहती हैं, रिएक्ट नहीं करती, शायद उन्हें डर रहता है कि उनकी हिंदू वोट हाथ से ना चली जाए। तो क्या इस नैरेटिव से बाहर आना पड़ेगा? आखिर कौन सा वो तरीका अपनाएं ये अपोजिशन पार्टियां जिससे उन्हें ये भरोसा भी हो कि हम सही बात कहते हुए भी इस देश में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर रह सकते हैं? क्या अभी वो गुंजाइश है? आज के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि अब कांग्रेस का ही अगर एक उदाहरण लें तो राहुल की बातों को समर्थन जिस हद तक मिलना चाहिए उस हद तक उसी की पार्टी में मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। वो एक आदमी है जो सच्चाई जैसा महसूस करता है वैसे बोलने से झिझकता नहीं है, पर उसके कई स्टेटमेंट्स को जब संघ और बीजेपी वाले उसका उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार करते हैं, तो जिस सख्ती से, जिस बुलंदी से कांग्रेस ने उसका उसके पीछे खड़ा रहते हुए दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो अगर उसी की पार्टी में ऐसी झिझकाहट हो तो फिर दूसरी पार्टियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखिए, कांग्रेस और एनसीपी के ही नेताओं से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस इन हालात में भी ये समझता है कि मोदी को तिलक पुरस्कार से पुरस्कृत करके प्रमाणित करना स्वाभाविक बात है। हाँ, ये एक तरह से ये जो मैसेजेस जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस जा रहे हैं, वो समाज को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे 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 वक्त में क्या वो रास्ता निकले, क्या हो? यानी एनजीओज हैं, हमें याद है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो उसमें कहा गया था कि ये कांग्रेस की नहीं है बल्कि सभी वो लोग जो देश को जोड़ना चाहते हैं, और उसमें बहुत से एनजीओज, बहुत से लोग उसमें जुड़े और उसका असर भी नजर आया। क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल किसी तरह से अभी से रेस्टोर कहा जाए तो शायद गलत ना हो? क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल सेकुलर फोर्सेस में इंस्टिल किया जा सकता है? आखिर वो कौन सा तरीका हो जिसमें सभी लोग अपने आप को बराबर महसूस कर सकें? ऐसा कुछ समाज में कोई तब्दीली आने के कोई चांस? क्योंकि आपकी बातों से अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपको उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी उसमें आपकी राय जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा रास्ता हो जिसमें देश के लिए, सभी समाजों के लिए, सभी धर्म के लोगों को एक बराबरी का एहसास वापस रेस्टोर किया जा सके। देखिए, मेरा मानना है, और मैं उदासीन नहीं हूं, बस अभी अगर आपको लगता है कि मैं निराश हो गया हूं या मैंने आशा छोड़ दी है, नहीं, मैं उदासीन नहीं हूं, मैं निराश भी नहीं हुआ हूं। ये जानता हूं कि डगर बहुत कठिन है और मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, कैसे पहुंचना भी पता नहीं चल रहा, लेकिन ये भी एक एहसास है कि डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चलना तो है ही उसके ऊपर और मंजिल प्राप्त करनी है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आजादी के वक्त आप अगर बापू के जीवन के आखिरी 4 सालों का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ पॉलिटिकल आजादी के लिए जो कार्य करना था वो चल रहा था, उसकी जिम्मेदारी बापू ने, उनको जिनके ऊपर एतबार था, भरोसा था, और एतबार और भरोसा ऐसा नहीं था कि जो ये लोग मेरी
मेरा कहा मानेंगे, मेरा चाहा करेंगे। लेकिन एतबार ऐसा था कि ये लोग जो भी करेंगे वो भविष्य के लिए जरूरी होगा, वही करेंगे ये लोग। तो वो करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको आजादी दे दी थी। पर उसी के साथ साथ उनको मालूम था कि समाज में जो विष फैला है उसका भी परिणाम आजादी के वक्त बुरी तरीके से आ सकता है, और इसलिए वो समाज में कार्यरत भी उतने ही जोरों से हुए थे, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर रखी थी। आज भी जब ये परिस्थिति में हम वापस गए, और अगर आप देखेंगे तो 45 के बाद का भारत, 45 से 47 का भारत का इतिहास, और जिस तरह से समाज में हर किसी ने, वो जो पॉलिटिकल मैनिपुलेटर्स थे उस वक्त के, उन्होंने जिस तरह से समाज में विष डाला था, भरा था, और समाज को वेनमाइज किया था, रेडिकलाइज किया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, संघ, सारों के सारों ने मिलकर ये किया था। कांग्रेस के एलिमेंट्स भी उसमें थे। उसी तरह से आज हो रहा है, उसी मंजिल की ओर भारत को खींच के ले जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक सोशल इनिशिएटिव, इलेक्टोरल इनिशिएटिव की जैसे जरूरत है, वैसे ही सोशल इनिशिएटिव की जरूरत है, और दोनों उतने ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स है, करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे जो ये गठबंधन किया गया है इंडिया, उसमें कमी नजर आ रही है कि वो जो गठबंधन किया है वो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मद्देनजर रख के किया गया है। तो उसमें अगर उसमें मैं क्या समझता हूं कि अगर ऑलराउंड इनिशिएटिव टू डिफीट संघ, जो संघ है उसे हर मोर्चे पर हराने की फितरत अगर हो, तो उसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एक्टिविस्ट है, जो सेक्युलर काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी बराबर का हिस्सा देना चाहिए, और उनके जिम्मे सोशल रिफॉर्म का काम उनके ऊपर डालना चाहिए। क्योंकि आप समझिए ये बात कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल गेन्स देखकर ही काम करेगी, जबकि एक्टिविस्ट्स हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोई पॉलिटिकल फायदे की लालच नहीं होगी, इसलिए वो लोग जो नेसेसरी है वो करने से झिझकेंगे नहीं। तो इंडिया जो गठबंधन है उसमें अगर मुझे एक कमी दिखती है और बहुत बड़ी कमजोरी दिखती है, तो ये है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अपनी मंजिल बनाया, और उसी के लिए उन्होंने ये किया है। जरूरत थी कि उसमें सोशल एक्टिविस्ट्स और सेक्युलर एक्टिविस्ट्स को भी एक स्पेस दी गई होती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती, और एक ओहदा मिलता उसमें। ये बहुत ही अहम बात है। तकरीबन जिस तरह से आपने मिसाल भी दी है कि महात्मा गांधी ने खुद वो समाजी ताने बाने को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने आप जिम्मेदारी उठाई, अब भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टियां समाजी यानी चुनावी फायदे के हिसाब से काम करती हैं। इसमें अभी फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सबसे पहला मरहला तो चुनाव जीतने का ही है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आपकी बात अपनी जगह बहुत ही दुरुस्त इसलिए है कि समाज के अंदर जो नफरत बढ़ाई गई है उसे कैसे कम किया जाए, उसे कैसे ठंडा किया जाए, इसके लिए क्या कुछ और जो ये एनजीओज हैं इनके बीच में कहीं कोई चीज ऐसी तालमेल का कोई प्रपोजल, कोई बात कहीं कुछ, क्या आपकी कभी कहीं ऐसी बात होती है? चूंकि इस नई सरकार के दौरान एनजीओज भी काफी हद तक, शायद मैं गलत हूं, कमजोर सी महसूस हो रही हैं। शायद इतना रिस्क लेने की हालत में नहीं है कि वो, हालांकि बहुत से लोग जेलों में गए हैं। क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? समाज के जो और लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम कर रही हैं, बाकी लोग क्या कर सकते हैं? पैरेलली भी काम हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है कि सब चीज पॉलिटिकली की जाए या सब चीज में
जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ किया जाए, पर अभी एक ऐसा वक्त है कि एक संयुक्त मोर्चा बहुत जरूरी है इन ताकतों को हराने के लिए। और इसलिए एक ऐसा अलायंस बनना बहुत जरूरी है जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो और सोशल स्ट्रेटजी भी हो, और दोनों को पैरेलली और यूनिफाइड तरीके से चलाया जाए। हमने बहुत वक्त तक, अगर हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट को देखें तो हमको सबसे बड़ी कमजोरी ये दिखाई देती है कि उन्होंने अपॉलिटिकल रहने को एक वर्च्यू बना लिया कि भाई हम अपॉलिटिकल है। ये वक्त है कि हमें पॉलिटिकल साइड लेनी है पड़ेगी, ये जरूरी है। अपॉलिटिकल रहने का वक्त अब चला गया है। तो इनके तरफ से ये जरूरी है। दूसरी तरफ से जब सरकार एक्टिवली एक्टिविस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्क्रेडिट और कमजोर करने की स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने आकर उनके साथ खड़ा रहकर उनको मजबूती देना, ताकत देना करना जरूरी है। आप देखिए स्टैन स्वामी का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज मणिपुर के बारे में बात करने वाले स्टैन स्वामी एक क्रिश्चियन क्लर्जी थे। उनको उनका मर्डर इन प्रिजन किया गया। उनकी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, ही वॉज मर्डर्ड, इट वॉज इंश्योर्ड कि वो मरे। पर कहीं पर भी पॉलिटिकल आवाज उठी नहीं। आज मणिपुर के बारे में बात करने वालों को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि भाई स्टैन स्वामी के बाद वक्त क्यों खामोशी रखी। तो वो तो यानी ये जो सारी कमजोरियां हैं उसको हमने ये करना पड़ेगा। कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स की बात पर पॉलिटिकल नुकसान हो तो भी हम प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहेंगे। और एक्टिविस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने ये तय करना पड़ेगा कि अगर प्रिंसिपल स्टैंड लेते वक्त उनको पॉलिटिकल नुकसान होता है तो उस पॉलिटिकल नुकसान को कम करने की कोशिश में हम उनकी मदद करेंगे। ये सारी चीजों की जरूरत है आज। जी 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 जी। अच्छा, मैं आखिर में उस सवाल पर आना चाहता हूं, वो जो इल्जाम लगाया ये क्या कुछ है? क्योंकि मैं उसकी तफसील पढ़ रहा था, जो महात्मा गांधी के असली पिता मुसलमान लैंडलॉर्ड थे, उस किस्म का जो ये बयान है ये क्या है, किस तरह से? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी, क्योंकि आपको जानकारी जरा गहराई से होगी, क्या बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, कैसे कही जा रही है, उस पर भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कर्नाटक के किसी इंग्लिश प्रोफेसर ने ये किताब लिखी है जिसमें ये सारा दोषारोपण किया है कि देखिए ये सब चीज बैकग्राउंड में थी जो हमसे छुपाई गई। उसके कारण गांधी मुसलमानों के तरफ से पक्षपात करता था, मुसलमानों का रहनुमा बन के घूमता था वो, क्योंकि वो मुसलमान था। ये देखिए इसमें स्ट्रैटेजी आप देखिएगा कि यही कैंपेन पंडित जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, फिरोज के बारे में किया गया। और आज वो उसको सच मानने वाली मेजॉरिटी इंडिया में है, अस्तित्व में, जिसको कोई बुनियाद नहीं है। सारे इल्जामात जो किए गए थे वो मनगढ़ंत थे कि भाई 1857 में अपने आप को बचाने के लिए ये मुसलमान परिवार ने नेहरू नाम ले लिया और तब से वो लोग अपने आप को हिंदू कहने लगे। उसका कोई भी हिस्टोरिकल सबूत पेश नहीं होता। फिरोज खान है, और इस इल्जाम में भी उस मुस्लिम लैंडलॉर्ड का नाम नहीं बताया गया है। वही मैं वो पैरेलल उसी का बताने आ रहा हूं कि मुस्लिम लैंडलॉर्ड था ये पता है, लेकिन मुस्लिम लैंडलॉर्ड, कितने मुस्लिम जमींदार थे गुजरात में उस वक्त? अगर आपको पता है कि काठियावाड़ का मुस्लिम जमींदार था तो उस वक्त का इतिहास आप देखते तो पता चलता कि उस वक्त काठियावाड़ में उतने सारे मुस्लिम जमींदार नहीं थे। तो नाम तो पता करना कोई मुश्किल नहीं था। इतनी बड़ी बात आपने पता कर ली कि एक मुस्लिम जमींदार के घर पे करमचंद गांधी काम करता था, वहां गबन करके पैसा लूट के भाग गया था। ये सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन उस पूरे वाकये में आपके पास मुस्लिम जमींदार का नाम नहीं है।
तो झूठ बोलने के। उसने पुतलीबा को पकड़ के अपनी हारम में रख दिया क्योंकि करमचंद फरार था। फिर भी ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी आपको उस जमींदार का नाम पता नहीं है, आप बता नहीं सकते नाम उसका। जी जी, वो ये जो सारी चीजें हैं वो कितना करप्टेड माइंड है। ये कहने वाले भी कितने मॉरली करप्ट है और मानने वाले भी कितने मॉरली कमजोर हैं, उसकी ये मिसाल बनता है। उन्होंने कहा कि गबन किया और भाग के जाते कहा। जी जी जी, ऐसा तो नहीं था ना कि डाकू बन गए, डकैत बन गए और बीहड़ों में जाके रहने लगे और सब। उसके बाद वो आके उनकी मृत्यु का रिकॉर्ड है जो परिवार के साथ था, जो एक काठियावाड़ के ही राजा के लिए मुलाजिम बने थे। तो क्या उनकी पत्नी को अपनी बनाकर वो जमींदार खुश हो गया कि भाई ठीक है अब तुम आ जाओ वापस, तुम्हारी पत्नी को मैंने ले लिया है, तुम अब जो करना चाहो करो। ये कैसी बातें हैं, ये देखिए आप, किस किस डीजेनरेट माइंड ने ये सारा उपजाया है और कैसे डीजेनरेट माइंड्स हैं जो इनको मानते हैं। जी 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 जी, अश्लीलता की पराकाष्ठा है ये। जी जी, बहुत ही खतरनाक किस्म का। देखिए अभी मुश्किल ये हो रही है, एक अजीब सी एक सिचुएशन है जो हम आप सब महसूस कर रहे हैं। एक तरफ एजुकेशन को बिल्कुल नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, आप पढ़ने ही मत जाओ। नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा जाता है कि साहब 10वीं तक मिसाल के तौर पर फेल ना करो, उसके बाद फिर वो 12वीं पास कर ले तो ग्रेजुएशन के लिए कोई एडमिशन ले ले, बीच में छोड़ के जाना चाहे उसे सर्टिफिकेट दे दो। हिस्ट्री की किताबों में से बहुत सी चीजें हटाई जा रही हैं। तो एक तरह से जानबूझ करके जाहिल तबका तैयार किया जा रहा है और ये एक दिन का नहीं होगा। ये जब मल्टीप्लाई करेगा, अगर 10 साल भी ऐसा रहता है तो एक बहुत बड़े लेवल पर जहालत बढ़ेगी और फिर उन्हें जो चाहो समझा लो। क्या काज़मी साहब, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जो जाहिल दिमाग हमारे समाज में हावी है वो सारे हाईली एजुकेटेड है। इन जाहिलों के अंदर सबसे ज्यादा आईआईटी ग्रेजुएट्स और डॉक्टर्स और वैसे जिनको हम पढ़े लिखे समझते हैं। तो ये भी समझना जरूरी नहीं है कि भाई अगर बिन पढ़ी अनपढ़ जाहिलों का समाज बन जाएगा तो शायद उनके लिए आसान हो जाएगा। उनके लिए बहुत सुशिक्षित अपने आप को समझने वाले लोग भी उनको जाहिल बनाना बहुत आसान हो गया। ये डर, ये खतरा हमारे समाज के ऊपर है कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको रैशनल थॉट वो लोग नहीं कर सकते, व्यवहारू बातें समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग। उनको भी इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो इन्हीं के साथ जुड़ गए हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि देश के हालात बेहतर होंगे। आपने कहा कि मैं पुरुम्मीद हूं, मैं अभी नाउम्मीद नहीं हुआ हूं। हम भी यही चाहते हैं कि उम्मीद लोग ना छोड़ें और जरूर देश की बेहतरी के लिए काम करें। और जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करें, एनजीओज और ये, लेकिन ये मिलकर के अगर कोऑर्डिनेशन से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। और फिर भी हर हाल में देश की जनता अगर चाहेगी तो इस मुल्क को बेहतर रास्ते पर ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुषार गांधी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला मुल्क से बाहर रहते हुए भी, और हमारे दर्शकों के लिए आपने अपनी बात रखी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।